नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड अपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रोज़ाना इसी टाइम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक शेयर करें। यह टेस्ट सीरीज दिल्ली मेट्रो, यूपीपीसीएल, विद्युत विभाग, डीआरडीओ, बीएसपीसीएल आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो आज का पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, सभी क्वेश्चन वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक सोच समझकर आंसर कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापित होता है, बताएं। ये चित्र नहीं है, त्रिकला आपूर्ति सिस्टम के बारे में पूछा है। कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल कोणीय विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव खालिस्तान होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर और ऑप्शन डी कम या बराबर। तो धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो धारा का जो आरएमएस वैल्यू होती है वह कितनी होती है? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस वैल्यू इक्वल क्या होता है? 0.707 इंटू IM। तो क्या होगा? धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होगा? कम होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। और औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है? धारा के औसत मान का 0.636 इंटू IM। तो राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक RL परिपथ में ऑप्शन नंबर ए धारा विभव से 45 डिग्री पश्चवर्ती होती है, ऑप्शन बी धारा विभव से 90 डिग्री पश्चवर्ती होती है, ऑप्शन सी विभव धारा से 45 डिग्री पश्चवर्ती होती है और ऑप्शन डी वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। तो बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके क्या होगा? RL परिपथ में इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो RL सर्किट में क्या होता है? धारा जो होती है वह विभव से 90 डिग्री पश्चवर्ती होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। साइनोसोडल तरंग है, वेव है, उसका फॉर्म फैक्टर होता है, बताएं। साइनोसोडल वेव का फॉर्म फैक्टर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो अपनी साइन वेव होती है उसका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1.11 फॉर्म फैक्टर होता है अपना। तो जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा फॉर्मूला फॉर्म फैक्टर के लिए सही है। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल क्या होता है? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर इक्वल क्या होता है? RMS वैल्यू इक्वल औसत वैल्यू अर्थात एवरेज वैल्यू। इसे अगर अपन सोल्व करते हैं तो इसके बाद राइट आंसर निकल के क्या आएगा? 0.707 इंटू I मैक्सिमम। तो राइट आंसर क्या हुआ? अपॉन देखो RMS अपॉन एवरेज फॉर्मूला होता है। RMS का मान कितना होता है? RMS इक्वल क्या होता है? 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू और औसत इक्वल क्या होता है? 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS अपॉन एवरेज। तो राइट आंसर क्या हुआ? RMS अपॉन एवरेज किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन ये भी हो सकते थे RMS अपॉन एवरेज, एवरेज अपॉन वो, तो उस कंडीशन में क्या होता? RMS अपॉन एवरेज इसका राइट आंसर होगा। साइनोसॉइडल का जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है वह, और इसकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1.11 होती है, तो याद रखिएगा। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन। एक विद्युत क्षेत्र में 6.7 माइक्रोकूलाम के आवेश पर 2.50 न्यूटन बल सक्रिय किया गया है। इस बिंदु पर विभव ग्रेडियंट होगा, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक विद्युत क्षेत्र में 6.75 माइक्रोकूलाम के आवेश पर 2.50 न्यूटन बल सक्रिय किया गया है, तो इसमें क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? आपको फोर्स बल की वैल्यू कितनी दी है? 2.50 न्यूटन, और क्यू आवेश कितना दिया है? 6.75 कूलाम आपको आवेश दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपन, और उसके बाद क्या करना है अपने को तीव्रता की वैल्यू पूछी है। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 इंटू Q/r² का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद इसे सोल्व करते हैं। बल इक्वल तीव्रता इंटू आवेश के फॉर्मूले में रखकर, तो क्या करना है? F = EQ जो फॉर्मूला है, तो इसमें F की वैल्यू आपको कितनी दी है? 2.50 दिया है। Q की वैल्यू 6.75 दिया है, तो इसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल के क्या आएगा? 3.71 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें और बिना देरी के सोल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो, तो प्रति सेकंड तंतु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बताएं। P = VI है शक्ति का फॉर्मूला, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस कंडीशन में क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या पावर I निकालनी है, करंट। P की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 40, V की वैल्यू 200, तो 1/5 निकल के क्या आएगी अपने पास? करंट 1/5 निकल के आ जाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे? Q = IT फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। I की वैल्यू 1/5, T का मान 1, सोल्व करेंगे। Q का मान कितना आ जाएगा? 1/5, और Q = NE करेंगे अब, तो N की वैल्यू और E की वैल्यू रख के सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा? 1.25 इंटू 10⁻18। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोई दिक्कत फ्रेंड्स, बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है, बताएं। किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है? ऑप्शन नंबर ए अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या साइन तरंग में, ऑप्शन बी ज्या तरंग, ऑप्शन सी पूर्ण तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग, और ऑप्शन डी त्रिकोणीय तरंग। बताएं उच्चतम शिखर गुणांक इनमें से किसका होगा, बताएं। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी ज्या अर्थात साइन तरंग में उच्चतम शिखर गुणक होता है, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन अपन ने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए पीछे भी वाले कुछ वीडियो में भी अपन, पीछे वाली क्लास में भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपन ने इस तरह का क्वेश्चन देखा था। तो अब जल्दी से आंसर कमेंट आपका सही आना चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अपन ने इस तरह के काफ़ी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, बताएं। तो अपन ने इसे कैसे सोल्व किया था? P = VI का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर P की वैल्यू कितनी दी है अपने को? P = क्या दिया अपने को? 50 वाट, और V की वैल्यू दी है, उससे अपन ने क्या निकाला था? I निकाला था। I निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, P/V करके अपन I निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से I निकालो। I की वैल्यू कितनी आएगी? I निकालने के बाद अपने को क्या निकालना है? बल्ब का प्रतिरोध।
तो बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R इक्वल V² अपॉन I की वैल्यू इस फॉर्मूले से अपन ने निकाली, कितनी आई 50, V की वैल्यू कितनी है 200, तो सोल्व करो, राइट आंसर क्या आएगा 800 ओम, इसका क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है, संधारित्र में संचित ऊर्जा को बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल, ऑप्शन बी 100 मिली जूल, ऑप्शन सी 10 मिली जूल और ऑप्शन डी 100 जूल। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 50 आपको क्या दिया, सी की वैल्यू कितनी दी है 50 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी दी है 200 वोल्ट दी है। तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है, संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में, वो क्या होता है 1/2 CV² होता है क्या फॉर्मूला। C की वैल्यू अपने को दी है 50 माइक्रोफेरेड, तो 50 × 10⁻⁻6 रखो इसके अंदर माइक्रो की वैल्यू रख के, और उसके बाद V² की वैल्यू आपको कितनी दी है 200 वोल्ट दी है। तो जल्दी से इसे सोल्व करो, राइट आंसर क्या आएगा। इस फॉर्मूले में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो जल्दी से सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताएं। जहां आपको C की वैल्यू कितनी दिया है 50 माइक्रोफेरेड, माइक्रो की वैल्यू रखना 10⁻⁻6 और वोल्टेज दिया है 200, तो जल्दी से सोल्व करें। तो सोल्व करने पे क्या आंसर निकल के आएगा इसका, संचित ऊर्जा किस में आती है हमेशा जूल में आती है, इससे जूल में आएगी निकल के, तो कितनी आएगी 1 जूल, इसका क्या आएगा राइट आंसर। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिणाम तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है, इस निरूपण को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अदिश मात्रा, ऑप्शन बी फेजर मात्रा, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती मात्रा और ऑप्शन डी RMS मात्रा। बताएं। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिणाम तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है, इस निरूपण को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कुछ अपन इस टाइप से निरूपण करते हैं, तो बताएं उसे क्या बोलते हैं अपन, फेजर मात्रा। इसका राइट आंसर क्या आएगा निकल के, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है, इस संयोजन को श्रृंखला में 2 मिली हेनरी वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है, समतुल्य प्रेरकता बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में प्रेरकों को जोड़ा है। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। तो यहाँ कितने हैं, सबसे पहले समांतर क्रम में 4 हैं, तो 1/4 सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएं जल्दी से। और उसके बाद सीरीज में जोड़ा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी के जल्दी से सोल्व करके बताएं। इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा 2.25, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में डिस्कस करके बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी संधारित्र की धारिता खालिस्तान के समानुपाती होती है, तो बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो C इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले याद रखिएगा, कोई जोड़ नहीं आएगा। C इक्वल ε0A/d। तो समानुपाती पूछा है, तो A यहाँ क्या होता है, A क्या होता है बताएं। A किसको बोलते हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल को। तो इसमें से क्या हुआ, संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती हुई, प्लेटों के क्षेत्रफल के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए
अगला क्वेश्चन, एक प्रदत्त तरंग अभिरूप के लिए साइन तथा कोसाइन फंक्शन के बीच फेज अंतर कितना होगा बताएं। एक साइन वेव और कोसाइन वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी 270 डिग्री। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। देखो क्या होता है, साइन तरंग अपनी इस तरह से चलती है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और कोस तरंग अपनी क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है ना। तो इनके दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, डायग्राम को देख के आप बता सकते हो एंगल कितना हुआ। तो कितने डिग्री के एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 एम्पियर धारा वाहक 1 हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा बताएं। तो प्रेरकत्व में ऊर्जा संचित का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 Li²। ये फॉर्मूला अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर वैल्यू रखो, अपने को L की वैल्यू कितनी दी है, 1 हेनरी, I की वैल्यू 3 एम्पियर दी है। तो इस फॉर्मूले में रख के सोल्व करेंगे। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं राइट आंसर क्या आएगा। तो जैसे L की जगह अपने को क्या रखना है, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू L की वैल्यू 1 इंटू I की वैल्यू कितनी दी अपने को 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/2। 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5। इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो 4.5 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। चलिए समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कला की कितनी डिग्री एक पूर्ण चक्कर की परिचायक है बताएं। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फेज, बताएं कला की कितनी डिग्री एक पूर्ण चक्कर की परिचायक है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक साइकिल कितने डिग्री का होता है, साइन वेव का वेव फॉर्म जो होता है एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाता है। अपन साइन वेव का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो साइन वेव का जो एक साइकिल है वो पूर्ण कितने में होता है, 360 डिग्री एंगल पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफेरेड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है उनकी परिणामी दक्षता होगी बताएं। 4 संधारित्र हैं, उन्हें प्रत्येक 16 माइक्रोफेरेड का है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में राइट आंसर निकल के क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। परिणामी क्षमता क्या होगी चारों संधारित्र अगर अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं 16-16 माइक्रोफेरेड के। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जल्दी से उस फॉर्मूले में रख के सोल्व करें और आंसर कमेंट करके बताएं परिणामी दक्षता कितनी आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा, 64 माइक्रोफेरेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है, वोल्टताओं पर निर्भर करता है बताएं। उच्च आवृत्ति पर हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रेरक प्रतिघात का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है बताएं। प्रेरक प्रतिघात के मान पे प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, XL। तो बताएं इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL इक्वल क्या होता है, 2πfL।
हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सल की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है फॉर्मूले में देखिए समानुपाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो बस फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे फॉर्मूला लिखो, समझो और आंसर कमेंट करो फटाफट। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिसमें धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा, बताएं। तो बताएं जल्दी से, एक्स सी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध अर्थात एक प्योर कैपेसिटिव पर लागू किया जाता है जिसमें धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस तरह के अपन लगभग रोज़ाना इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट अपन ने 1-2 टेस्ट सीरीज पहले इस टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, उस टाइम मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपसे नहीं होगा, अगर देखा है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 ओम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज के न उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा, बताएं। फ्यूज के न उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ओवरलोड सर्किट, ऑप्शन बी पैनल की सीमित सेवा क्षमता, ऑप्शन सी मिनिमम फीडिंग लाइंस और ऑप्शन डी 240 वोल्ट पावर सप्लाई। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। फ्यूज के न उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा, तो कौन सा दोष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, न्यूनतम फीडिंग लाइंस। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वोल्टेज स्रोत के साथ कई लैंप समांतर क्रम में लगे हैं, उनमें से अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उस सिस्टम पे क्या प्रभाव, अन्य लैंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है धीमी रोशनी देंगे, ऑप्शन बी प्रभावित नहीं होंगे, ऑप्शन सी अधिक रोशनी देंगे, ऑप्शन डी बुझ जाएंगे। तो बताएं समांतर क्रम में फिक्स क्या रहता है। समांतर क्रम जो होता है उसकी 2 कंडीशन होती है। एक समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। अगर समांतर क्रम में लगे बल्बों में से एक बल्ब अगर फ्यूज भी हो जाता है तो अन्य बल्बों के ऊपर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घरों के अंदर वायरिंग जो होती है वो किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। अगर अपने घर का कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि बाकी बल्ब बाकी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दें। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। साथ में ये भी ध्यान रखिए घरेलू वायरिंग किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यही होता श्रेणी क्रम तो प्रभाव पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पीयर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बताएं। बल्ब का प्रतिरोध पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 6 वोल्ट व 1.2 एम्पीयर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। V की वैल्यू 6 वोल्ट, I की वैल्यू 1.2 एम्पीयर दी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखें R = V/I के अंदर वैल्यू रखें। V की वैल्यू 6, I की वैल्यू 1/1.2, तो सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या करेंगे, 6.0/1.2 पॉइंट हटाया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 60/12, 12×5 60, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा क्या होगी, बताएं।
3 सेकंड में किसी तार में से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा क्या होगी बताएं। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, Q इक्वल आई टी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, जहां Q क्या है आवेश, I करंट, T समय। तो अपने को Q की वैल्यू कितनी दी है 30 और I की वैल्यू कितनी दी है, I की वैल्यू क्या करिए अपने से पूछी है, और T समय का मान कितना दिया है 3 सेकंड। तो जल्दी से सोल्व करें, 30/3 करेंगे तो राइट आंसर निकल के क्या आएगा 10 एम्पियर, और जो ऑप्शन नंबर क्या है 20 का होगा राइट आंसर। क्यू की वैल्यू अपन रखेंगे 30, आई अपने को पूछा है, टी की वैल्यू दी है 3, तो सोल्व करो 30/3 तो क्या आ गया 10 एम्पियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरक समांतर में लगे हैं, कुल प्रेरकत्व क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कौन से कनेक्शन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो सबसे पहले आपको समांतर क्रम की कंडीशन पता होनी चाहिए जो प्रेरक के लिए होती है। इंडक्टर्स के लिए पैरेलल कनेक्शन की जो कंडीशन है सोल्व करने की वो क्या होती है, 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। तो इसमें वैल्यू रखो, सोल्व करो, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दो। 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 इंडक्टर समांतर क्रम में लगे हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे राइट आंसर निकल के क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कितना आएगा, तो आपको क्या पूछा है, इसमें वैल्यू नहीं पूछी। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 9.9 मिली हेनरी, ऑप्शन बी 5 मिली हेनरी से अधिक, ऑप्शन सी 9.9 मिली हेनरी या 5 मिली हेनरी से अधिक, और ऑप्शन डी 0.6 मिली हेनरी से कम। तो आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में इक्विवेलेंट जो होता है वह छोटे मान का जो अपना कंपोनेंट होता है उससे भी हमेशा क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, 2 प्रतिरोध है, मान लो अपन रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस है, नहीं 2 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटर बना दिए, 2 रेजिस्टेंस है अपने, किस में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है 2 ओम है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो 2 ओम से भी कम आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह इंडक्टर में भी वही होता है, जो छोटे मान का इंडक्टर है उस मान से भी कम इक्विवेलेंट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया निकल के, ऑप्शन नंबर डी। और अगर इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करके एक्यूरेट मान बताना चाहो तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। तो इसका एक्यूरेट मान कितना आएगा सोल्व करने पर, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.7 0.47 मिली हेनरी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे आंसर आएगा जो क्या है 0.6 मिली हेनरी से कम है। आप कितने भी क्वेश्चन करके देख लिए, समांतर क्रम में छोटे से हमेशा मान कम प्राप्त होता है और श्रेणी क्रम में बड़े से हमेशा बड़ा मान प्राप्त होता है। प्रतिरोध और प्रेरक में, कैपेसिटर में उल्टा होता है। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल मान से n गुणा कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा बताएं। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल लंबाई से n गुणा कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए NR, ऑप्शन बी R/N, ऑप्शन सी N²R और ऑप्शन डी R/N²। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं, समतुल्य धारिता क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हैं, समतुल्य धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/CEQ = 1/C1 + 1/C2। उसमें वैल्यू रखो, जल्दी से सोल्व करो। 4 हैं तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इसे सोल्व करो। नीचे कितना आया 2, ऊपर कितना आया
जल्दी से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 1/2 1/2 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे सोल्व कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 0.5 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, समझ गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज़ में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप अपना टॉपिक हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर बता के जाएं। साथ ही हमें यह ज़रूर बताएं हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा। और बस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस टेस्ट सीरीज़ को। जय हिंद, जय भारत।